अगर आप ये 20 एमसीक्यूज सही नहीं कर पाए तो सच बोलूं, इनकम टैक्स में अच्छे नंबर लाना मुश्किल है। आज के क्वेश्चंस एग्जाम लेवल के हैं और लास्ट के 5 तो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई करना और एंड में अपना स्कोर कमेंट जरूर करना। देखते हैं टॉपर कौन बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंडर पीजीबीपी which of the following is allowed as deduction? ऑप्शंस हैं आपके इनकम टैक्स पेड, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा सोचकर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है जीएसटी पेड ऑन परचेसेस। वाई सो? इसमें हम मेथड यूज करेंगे हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से ये देखिए कि कौन सा नहीं आएगा। तो सबसे पहला है आपका इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड को हम क्यों नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन ही टैक्सेबल इनकम की कर रहे हैं और अगर आपने इनकम टैक्स पहले ही पे कर दिया तो आप टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन ही क्यों कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनकम टैक्स पेड है या तो ये आपका किसी और चीज पर है या फिर ये प्रीवियस इनकम टैक्स है। तो इसका मतलब है पीजीपीपी में हमारी डिडक्शन अलाउड कौन सी नहीं होगी, इनकम टैक्स पेड तो अलाउड नहीं होगी। उसके बाद सी ऑप्शन क्या कहता है आपका, पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस तो हम वैसे डिडक्शन में ही नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रखते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम पीजीबीपी में नहीं रखते हैं। लास्ट आपका ऑप्शन क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक कैपिटल एक्टिविटी है और पीजीबीपी में हम हमेशा रेवेन्यू एक्टिविटीज को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन। डेप्रिसिएशन आपका किस पर अलाउड होता है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक और गुडविल। अब देखिए स्टूडेंट, गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड है लेकिन ये इंक्रीज ही होगी, ठीक है, तो ये डिक्रीज नहीं हो सकती है। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, अब आपने कोई वैल्यू ली है तो आप उसको इंक्रीज ही करोगे ना। ऐसे तो कोई स्टॉक नहीं लोगे जो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं लेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक को इंक्रीज ही करते हैं, यानी कि उसमें अप्रिशिएट ही करते हैं। और सेकंड थिंग क्या होती है, जो स्टॉक होता है वो आपका करंट एसेट होता है और डेप्रिसिएशन हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म एसेट पे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंड। तो लैंड भी आपका क्या होता है, लैंड भी आपका अप्रिशिएट ही होता है। अगर आपने कोई प्लॉट लिया है या कोई लैंड लिया है तो वो वैल्यू आपकी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटाने के लिए तो आप कोई नहीं लोगे। 100 में एक बार हो जाता है कि हाँ चलो भाई हमारी लैंड की प्राइस डाउन हो गई, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, लेकिन मोस्टली तो क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। हाँ, बिल्डिंग की वैल्यू डाउन अधिकतर हो जाती है क्योंकि जो उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी बनाई है अगर वो हमने अच्छे तरह से नहीं बनाई है, कोई भी ऐसा आउटडेटेड हो गया है किसी भी तरीके से, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, बट लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, बिल्डिंग विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which method is used for calculating depreciation in income tax? Students, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स में हम कभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड को या फिर मार्केट वैल्यू मेथड को कंसिडर नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और स्टूडेंट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसमें हमारी एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, चलिए, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये आपने जब 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होगा उसमें पढ़ा होगा। आई नो थोड़ा सा धुंधला हो ही जाता है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड ऑन। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस पर कैलकुलेट की जाती है? योर ऑप्शंस आर एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, और लोअर ऑफ बोथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हायरार्की होती है हमारी प्रॉपर, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं फेयर रेंट
और म्यूनिसिपल वैल्यू, ये हमारी दोनों वैल्यू होती है। इसमें से हम देखते हैं विच एवर इज हाई, जो भी इनमें से ज्यादा होता है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, विच इज मोर, विच एवर इज मोर बोल दीजिए, विच एवर इज हाई। अब उसके बाद यहाँ पे कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट में, इन दोनों में से जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब उसके बाद कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट में, विच एवर इज लेस, जो भी यहाँ पर कम आया उसको हम बोल देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड रेंट में से और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से हम कंपैरिजन करते हैं विच एवर इज हाई, जो भी इन दोनों में से ज्यादा होता है वो हमारा क्या निकल के आ जाता है, जीएवी, दैट इज ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। यस, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन हाउस प्रॉपर्टी इज 20%, 25, 30, 40। तो क्या है आपका सही ऑप्शन, 30%। यहाँ पर स्टूडेंट जब हमारा जीएवी होता है, जीएवी में से हम सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, हमारा म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है, पेड बाय द ओनर। ठीक है, और साथ साथ हम यहाँ पर माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट हमारा कब होता है, जब वो हमारी कंडीशन 4 को, रूल ऑफ कंडीशन 4 सेटिस्फाइड। ये स्टूडेंट्स मैं आपको प्रॉपर पूरा एक फॉर्मेट बता रही हूं। ठीक है, इस फॉर्मेट को बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या निकल के आता है, ये हमारा आ जाता है एनुअल वैल्यू। जो लास्ट हमारी वैल्यू आती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल वैल्यू बोलते हैं। अब एनुअल वैल्यू में से क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट की जाती है, दैट इज 30%। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर 30%। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ और डिडक्शन मिलती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन और 1/5 प्री पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, इन सबको यहाँ पर ऐड करके इसमें से एनुअल वैल्यू में से जब हम ये वैल्यू माइनस कर देते हैं तो आपका वैल्यू आ जाती है इनकम, सॉरी, ये होता है आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर एक हायरार्की होती है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपकी पूरी टैक्सेबल इनकम में और कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू। चलिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 30% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अलाउड अप टू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। यहाँ पर हमने बोरो किया है कैपिटल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, तो इसकी डिडक्शन मैक्सिमम होती है आपकी 2 लाख। ठीक है, इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, इसको भी आप समझ लीजिए एक बार। ये फॉर्मेट क्या कहता है, एक होता है आपका फॉर कंस्ट्रक्शन और सेकेंड होता है आपका फॉर रिपेयर। ठीक है, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोन ले रहे हैं लेट आउट पोर्शन के लिए, तो फॉर कंस्ट्रक्शन अगर आपने लिया है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है आपकी 2 लाख, और अगर आपने फॉर रिपेयर लिया है तो इट विल बी ₹30,000, ये जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख, वेदर इट इज फॉर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। Which income is taxable under PGBP?
आपकी कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होती है? बात कर रहे हैं हम यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन ए, दैट इज सैलरी। तो सैलरी तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर होगा। रेंट फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यस, इट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। एंड एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी? कौन सा आपका यहाँ पर ऐसा एक्सपेंस है जो आपका अलाउड नहीं होता है अंडर पीजीबीपी? सैलरी टू एम्प्लॉयज, बिल्कुल होगा, आपका क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रेंट ऑफ ऑफिस, हो सकता है भाई ऑफिस में आप काम कर रहे हो। पर्सनल एक्सपेंसेस, नहीं जी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपका पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल? नहीं, जब तक ये हमारी कंडीशन 4 को सेटिस्फाइड नहीं करता है तब तक ये हमारा टैक्सेबल नहीं होता है। नेवर टैक्सेबल, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, अगर उसने कंडीशन 4 को सेटिस्फाइड कर दिया तो इट विल बी टैक्सेबल। एडेड टू इनकम, इनकम में ऐड तो कभी भी नहीं होता, ये तो माइनस होता है। तो डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट, यस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? स्टूडेंट सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। स्टूडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, one is capital and second one is revenue. Capital expenditure are those expenditures जिनको इन्वेस्ट करने के बाद, यानी कि जिनको आप स्पेंड करने के बाद कोई भी एसेट जनरेट कर लेते हैं, जिससे आपने पैसे दिए और उसके बदले आपकी कोई भी एसेट क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सैलरी, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने पैसे दिए और साथ साथ आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक मशीन क्रिएट हो गई, यानी कि आपकी एसेट क्रिएट हो गई है। इट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने 10 क्वेश्चंस को कर लिया है। तो अभी तक आपका स्कोर क्या रहा है? अगर 7 से कम है तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस तो और भी ट्रिकी हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उनको मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और स्टूडेंट्स, अपने जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में उनको आपको कॉमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट्स? नेट एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज, आपकी जो एनएवी होती है दैट इज एनुअल वैल्यू, वो कैसे कैलकुलेट होती है? स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करते हुए देखा था, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि एनुअल वैल्यू हमारी कैसे कैलकुलेट होती है। तो जीएवी में से जब हम म्यूनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देते हैं तो आपका एनुअल वैल्यू आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? Your right answer will be GAV minus standard deductions, GAV minus municipal taxes, GAV minus municipal tax, plus municipal taxes and NAV minus interest. The right answer will be GAV minus municipal taxes, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हम एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं। ठीक है, और म्यूनिसिपल टैक्सेस आपका प्लस नहीं होता। अब यहाँ पर निकालना ही हमें एनएवी है, तो एनएवी कैसे लिया जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जीएवी? ग्रोस एनुअल वैल्यू में आपका क्या इंक्लूड होता है? म्यूनिसिपल टैक्सेस? नो, ये तो जीएवी में से माइनस होता है ना। अनरियलाइज्ड रेंट? ये भी माइनस होता है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड? यस, ये होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन? नहीं, ये नहीं होता। ये क्या होता है? ये एनुअल वैल्यू में से माइनस होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24A इज, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24A, 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 24A,
अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है। क्यों आया है ट्रिकी क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पर आपको डिडक्शन बोल दी गई है, डिडक्शन आपको बतानी है सेक्शन के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट कई बार ऐसे हो जाता है कि यहाँ पर इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ सकता है, वहां पर वो आपको क्या कहेगा, इसका सही आंसर ऊपर डालकर तो ये बता देगा कि इसका सेक्शन बताइए कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी, दैट इज 30% ऑफ एनएवी, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, comes under section 24A. So option B will be the right answer for this particular question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट्स? प्री पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड इन, कितने इंटरेस्ट में होता है यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा है कि जो आपका प्री पीरियड इंटरेस्ट है वो आपके 1/5 यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में वो हमारा क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which of the following is not taxable under house property? अब हमें ये बताना है कि हाउस प्रॉपर्टी इनमें इन सब में से क्या टैक्सेबल नहीं होता है। रेंटल इनकम बिल्कुल होगी, एरियर ऑफ रेंट ये भी टैक्सेबल होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी इनकम ये भी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपकी टैक्सेबल? क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आती है तो वहां पर हमारा जो एनुअल वैल्यू होता है वो सीधा नील हो जाता है, दैट इज 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब स्टूडेंट्स अब शुरू हो रहे हैं हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस इज, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इलीगल बिजनेस कर रहा है, ठीक है, गैर कानूनी कोई भी अगर कार्य कर रहा है तो वो टैक्सेबल होता है, कंप्लीटली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सपेंस इज डिसअलाउड अंडर पीजीबीपी? पीजीबीपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा एक्सपेंस ऐसा है जो कि आपका डिसअलाउड होगा? बिजनेस रेंट अलाउड है, सैलरी टू स्टाफ अलाउड है, ऑडिट फीस अलाउड है, इनकम टैक्स पेड इज डिसअलाउड। व्हाई सो? क्योंकि इनकम टैक्स अगर आपने पहले ही पे कर दिया है तो व्हाई आर यू कैलकुलेटिंग टैक्सेबल पीजीबीपी? अगर आपने इनकम टैक्स को पहले ही पे कर चुके हो, अगर आप बिजनेस या फिर प्रोफेशन से, तो फिर आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? टैक्स पे करने के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और टैक्स आप पहले ही पे कर चुके हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनकम टैक्स आपका पीजीबीपी से रिलेटेड नहीं है, दैट इज दिस इज द डिसअलाउड इनकम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स आपका? कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 इज डिसअलाउड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपकी कैश पेमेंट है अगर वो 10,000 से ऊपर जा रही है तो भी वो आपकी क्या रहती है? डिसअलाउड ही रहती है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका? विच एसेट डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिप्रिसिएशन? इनमें से ये आपके पास कुछ एसेट्स दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी वाली एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। फर्नीचर डेप्रिशिएट होती है, मशीन डेप्रिशिएट होती है, लैंड नो, लैंड विल बी एप्रिशिएटेड एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड हमारी क्या होती है? एप्रिशिएट होती है। तो यहाँ पर लैंड क्या हो जाएगा? लैंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट और आपकी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ग्रोस एनुअल वैल्यू इज, ग्रोस एनुअल वैल्यू दैट इज GAV इज फिक्स्ड बाय ओनर? नहीं भाई, फिक्स थोड़ी ना होता है। लोअर ऑफ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेंट? नहीं, याद कीजिए लास्ट वाला आपका क्या कहता है? विच एवर इज हाई, तो यहाँ हो जाएगा हायर ऑफ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेंट। जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके जरूर बताना। अगर 15 से ज्यादा सही है तो आप एग्जाम के लिए रेडी हैं, और अगर नहीं है तो वीडियो में और आपको मेहनत करने की जरूरत है। पार्ट 4 चाहिए तो अभी कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही एग्जाम क्रैकिंग MCQs आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वेरी